हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गबन उपन्यास को पढ़ा रही हूं। तो पार्ट 1 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 2 के अंतर्गत मैं अध्याय 14 से लेकर 26 तक की कथा आप लोगों को समझाऊंगी। खूब ध्यान से मन लगाकर पूरे वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक देखें। उपन्यास को भी पढ़ें ताकि कोई भी बात अगर छूट भी गई हो तो आपको वहाँ से उन सारी बातों की जानकारी मिल जाए। आपके प्रश्न MCQ टाइप होंगे, इसलिए पूरे कथा को अच्छी तरह से समझना अत्यंत जरूरी है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने पात्रों के परिचय को भी लिखकर समझाया है, उसे आप अच्छी तरह से समझकर याद कर लें ताकि उपन्यास को पढ़ते वक्त कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 के अंतर्गत अध्याय 14 से लेकर अध्याय 26 तक की कथा को समझा रही हूँ, और वह भी लिख कर। तो चलिए शुरू करते हैं। जब रमानाथ ने हार और शीश फूल लाकर जालपा को दिया तब जालपा अत्यंत खुश हो गई। उस रात उसने बचपन का नकली चंद्रहार को नीचे गली में फेंक दिया। तो रमानाथ क्या करता है, 600 रुपया उधार करके जालपा के लिए एक हार और शीश फूल लेकर आता है। जालपा खूब प्रसन्न हो जाती है और उसी रात वह क्या करती है, वो जो बचपन में उसने जो एक बिसाती से चंद्रहार खरीदा था, उस चंद्रहार को क्या करती है, गली में फेंक देती है। रमानाथ की इज्जत खातिर करना जालपा के लिए सर्वोपरि हो गया। वह अपने पति की सेवा भाव में कोई कसर बाकी न रखती। अब देखिए, जालपा के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। जैसे जालपा को रमानाथ ने आभूषण लाकर दिया, जालपा का हृदय परिवर्तन हो गया। अब वह रमानाथ की खूब खातिर करने लगी, सेवा भाव करने लगी, उसके सेवा में कोई कमी नहीं रखती है। जब से रमानाथ ने गंगू सराफ से गहनों को खरीदा था, तब से अन्य सराफ उससे गहने खरीदने की बात करते, पर रमानाथ मना कर देता। अब आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति की दुकान से आप अगर कोई चीज़ खरीद लें तो उसके अगल बगल जो दुकानदार होते हैं वे भी आपके पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, स्थिति रमानाथ के साथ हुई। जब रमानाथ ने गंगू सराफ के दुकान से गहनों को खरीदा तो अगल बगल के दुकान वाले उसके पीछे पड़ गए कि मेरे दुकान से भी कुछ गहने खरीदो। एक दिन तो चरणदास नाम का एक सराफ या दलाल उसके घर आ पहुंचा। तो जैसा कि होता है कि आप अगर किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो क्या होता है, अगल बगल वाले दुकानदार भी आपके पीछे पड़ जाते हैं कि मेरे दुकान से भी सामान खरीदो। तो ऐसे में ही एक चरणदास नाम का जो सराफ या दलाल कहिए, वह रमानाथ के घर ही पहुंच जाता है। रमानाथ के मना करने पर भी उसने गहने दिखाया। रमानाथ की माँ व जालपा को गहने पसंद भी आ गए। जालपा को यह लगा कि गहने के रुपये रमानाथ की माता देगी। यह सोचकर उसने कंगन और रिंग पसंद करके अपने पास रख लिया। इस प्रकार रमानाथ के ऊपर गंगू सराफ के 600 रुपये तथा अभी के 700 रुपये, कुल मिलाकर 1300 रुपये का कर्ज चढ़ गया। तो चरणदास जो था वह जब रमानाथ के घर आता है तो कुछ गहने दिखाता है, और जब गहने दिखाया तो रमानाथ की माँ और जालपा दोनों को ही पसंद आ रहे हैं गहने। तो जालपा क्या करती है, एक रिंग और एक कंगन पसंद कर लेती है। वह सोचती है कि रमानाथ की माँ जो है वह पैसे देगी, और इस गलतफहमी के कारण क्या होता है, फिर से रमानाथ के ऊपर कर्ज चढ़ जाता है। कितने रुपये का, 700 रुपये का। तो पहले का कर्ज था 600 रुपये, अब कर्ज हो गए 700 रुपये। तो कुल मिलाकर कितने रुपये कर्ज हो गए, 1300 रुपये का कर्ज किस पर चढ़ा, रमानाथ के ऊपर। अब जालपा प्रसन्न रहने लगी। उसे अब घर में रहना अच्छा नहीं लगता। उसने घर के बाहर निकलना शुरू किया। मोहल्ले बिरादरी में कहीं से बुलावा आता तो पहले सास के साथ जाती, परंतु बाद में स्वयं ही अकेले जाना शुरू किया। अपने घर सहेलियों को बुलाती तो पान इलायची का खर्च भी स्वयं उठाती। अब देखिए क्या हुआ, अब तो जालपा के पास गहने हो गए। कौन कौन से गहने, हार, शीश फूल, कंगन और रिंग। अब जालपा खूब प्रसन्न है, घर से बाहर जाने की इच्छा व्यक्त करती है। अपने बिरादरी मोहल्लों में भी लोगों के घर जाती है। पहले सास के साथ जाती थी, अब स्वयं अकेले ही जाने लगी। इतना ही नहीं, सहेलियों को अपने घर भी बुलाने लगी। पान इलायची का खर्चा भी स्वयं उठाती। इतना ही नहीं, रमानाथ के साथ सिनेमा देखना, पार्क में टहलना, यह सब उसके दिनचर्या में शामिल हो गया। तो अब वह सिर्फ सहेलियों को बुलाती ही नहीं है, बल्कि पार्क भी घूमने जाती है, रमानाथ के साथ सिनेमा भी देखने जाती है। जालपा के रूप, गठन और श्रृंगार में समाज की कोई महिला उसके समकक्ष नहीं थी, और जालपा जो है देखने में काफ़ी सुंदर थी। चाय पार्टी में जाने के लिए रमानाथ ने एक सुंदर सी साड़ी और कलाई घड़ी भी खरीद दिया। एक दिन रमानाथ और जालपा दोनों इंदुभूषण एडवोकेट हाईकोर्ट के घर गए। उसकी पत्नी रतन का परिचय जालपा से था। तो एक दिन क्या होता है, रमानाथ और जालपा इंदुभूषण नाम के जो एडवोकेट है उसके घर जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि इंदुभूषण की पत्नी जो है रतन, वह जालपा की सहेली है।
बातचीत के दौरान रतन की नज़र जालपा के हाथों में पहने कंगन पर पड़ी तो उसने ठीक वैसा ही कंगन बना देने की फरमाइश की। साथ ही 600 रुपये रमानाथ को पेशगी के रूप में दे दी। तो जब रतन देखती है कि जालपा के हाथ का कंगन बड़ा सुंदर है तो वह क्या कहती है कि मेरे लिए भी एक ऐसा कंगन बना दो। और क्या करती, और इसके साथ ही साथ 600 रुपया पहले ही एडवांस जो कहिए रमानाथ को दे देती है। रमानाथ 600 रुपये लेकर गंगू सराफ के पास जमा देकर नए कंगन बना देने की बात करने पर गंगू सराफ ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने 600 रुपये जो रमानाथ के उसके पास बाकी थे उसका हिसाब पूरा किया। रमानाथ की दशा सोचनीय हो गई। तो रमानाथ क्या करता है, 600 रुपया लेता है और गंगू सराफ के पास जाता है और कहता है कि एक कंगन बना दो। लेकिन गंगू सराफ क्या किया, वह रमानाथ के जो पहले के बाकी 600 रुपये थे उस रुपये के नाम से इस 600 रुपये को जमा कर लिया और इनकार किया कि वह गहने नहीं बनाएगा। अब रमानाथ करे तो क्या करे, उसकी स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई। इधर रतन के कंगन के बारे में बार बार पूछने पर रमानाथ यही जवाब देकर उसे टालता कि कंगन बनने में अभी देर है। तब रतन ने कुछ सोचकर अपने 600 रुपये वापस कर देने की बात कही। अब क्या हुआ, अब रतन जो है हमेशा रमानाथ से पूछती है कि उसके कंगन कब बनेंगे, लेकिन रमानाथ करे तो क्या करे, क्योंकि गंगू सराफ तो कंगन बनाएगा नहीं, तो वह बहाना करता है कि अभी कंगन बनने में देर है। फिर पता नहीं रतन को ऐसा क्या लगता है, वह कहती है कि मुझे रुपये ही वापस कर दो। रमानाथ के पास रतन को वापस करने के लिए रुपये नहीं थे। वह अपने मित्रों से भी कुछ रुपये उधार मांगा पर उसे कहीं से भी सहायता नहीं मिली। इसके बाद वह अपने मित्र रमेश बाबू के पास गया तो उसने भी यही समझाया कि मित्रों से रुपया उधार लेने पर आपसी रिश्तों में मनमुटाव उत्पन्न होता है। तो रमानाथ के पास तो इतने रुपये ही नहीं है कि वह रतन को लौटा सके। तो वह क्या करता है, अपने दोस्तों से उधार मांगता है, कोई उसे उधार नहीं देता है। फिर वह रमेश बाबू के पास जाता तो रमेश बाबू समझाते हैं कि देखो यदि तुम अपने दोस्तों से उधार लोगे तो तुम्हारे आपसी जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाएंगे, उनमें मनमुटाव पैदा हो जाएगा। इस प्रकार रतन द्वारा रुपये लौटाने की मोहलत का अंतिम दिन भी आ गया। अब तक रमानाथ 600 रुपये का इंतजाम भी नहीं कर पाया था। उसी दिन दफ्तर में चुंगी में जमा 800 रुपये को देखकर यह विचार आया कि क्यों नहीं यहीं से 600 लेकर रतन के उधार को चुका लिया जाए। क्योंकि रमानाथ के पास कोई पैसा नहीं है और वह दिन भी आ गया कि उसे रतन को रुपये देने हैं। तो देखता है कि उस दिन उसके दफ्तर में चुंगी के कितने रुपये जमा होते हैं, 800 रुपये। तुरंत उसके दिमाग में एक विचार कौंधता है कि इसी से क्यों नहीं 600 रुपये रतन को दे दिए जाए। तो इसके लिए वो क्या करता है कि योजना बनाता है। क्या योजना बनाता है, देखिए। यह विचार कर वह देर तक काम करता रहा ताकि खजांची घर चला जाए और उसे रुपया जमा ना करना पड़े। तो यहाँ पर वह योजना बनाता है कि वह देर तक काम करेगा और जब देर तक काम करेगा तो क्या होगा, खजांची घर चला जाएगा तो ऐसे रुपया है उसी के पास रह जाएगा। इस प्रकार रमानाथ 800 रुपये की पोटली लेकर घर आया और जालपा को देकर कहा कि रतन को रुपये दे देना। जब तक चिराग जले तब तक रतन ना आई तो रमानाथ बाहर घूमने चला गया। इत्तेफाक उसके जाने के तुरंत बाद ही रतन वहां आई तो जालपा ने रुपये की पोटली रतन को थमा दी। उस पोटली में 200 रुपये अधिक है, इस बात को बतलाना रमानाथ भूल गया था। अतः उसे रतन के घर से 200 रुपये मंगवाना पड़ा क्योंकि उसे दफ्तर में चुंगी के 800 रुपये जमा करने पड़ेंगे, अन्यथा गबन का मुकदमा चलेगा और रुपये के गबन के आरोप में जेल जाना पड़ेगा। तो रमानाथ ने तो योजना बना ली कि खजांची घर चले जाएगा, फिर वह 800 रुपये लेकर घर आ जाएगा। तो वह सचमुच में क्या करता है, एक पोटली में 800 रुपया भरता है और घर आता है और जालपा को देता है कि रतन आए तो उसको वापस कर देना। लेकिन ये बताना भूल गया कि उसमें 800 रुपये है, रतन को देना है 600 रुपये। जालपा जानती नहीं थी। बहुत देर तक रतन का इंतज़ार किया गया तो रतन आई नहीं तो रमानाथ जो है घूमने निकल गया। तभी क्या होता है, रतन आती है और जालपा जो है रुपये की जो पोटली थी वह रतन को थमा देती है। जब रमानाथ घर वापस आता है और उसे मालूम होता है कि पूरे 800 रुपये जो है रतन के पास चले गए हैं तो वह परेशान हो जाता है क्योंकि उसे तो चुंगी के रुपये जमा करने होंगे। अगर वह अगले दिन चुंगी के रुपये को नहीं जमा करता है तो उस पर क्या होगा, गबन का आरोप लग जाएगा। इसलिए वह परेशान हो जाता है। तो वह क्या करता है, 200 रुपये फिर रतन के पास से मंगवाता है। रतन के घर से तुरंत रुपये मंगवाने की बात सुनकर जालपा अपने पास के 200 रुपये का जिक्र करने पर रमानाथ ने उसके 200 रुपये, रतन के पास से 200 रुपये और स्वयं के 100 रुपये को मिलाकर कुछ 500 रुपये जमा किया। अब उसे और कुल 300 रुपये की आवश्यकता थी। जब जालपा को यह ज्ञात होता है कि रमानाथ ने रतन से 200 रुपये वापस मंगवाए हैं तो वह कहती है कि उसके पास भी 200 रुपये हैं। तो रमानाथ क्या करता है, जालपा से 200 रुपये लेता है, रतन से उसने 200 रुपये मंगवाई यानी 400 और खुद के 100 रुपये मिला के 500 रुपये जमा करता है। अब उसे और 300 रुपये की आवश्यकता है क्योंकि चुंगी का जो रुपया था वो कितना था, 800 रुपया था और उसे 800 रुपया
चुंगी दफ्तर में जमा करना है। इसी बीच चरणदास भी गहने के रुपये मांगने आया, जिससे ऋण पर गहने खरीदने का पर्दाफाश हो जाता है। अब क्या होता है देखिए, इसी बीच चरणदास भी घर आ गया। अब जब चरणदास घर आया तो सबको पता चल गया कि जो है उधार में गहने खरीदे गए थे। दफ्तर पहुंचकर रमानाथ ने 800 रुपये में 300 रुपये गायब होने की बात रमेश बाबू से कहा। रमेश बाबू ने अगले ही दिन 300 रुपये जमा देने की बात कहा, वरना हथकड़ी लग जाएगी। रमानाथ 300 रुपये का इंतज़ाम करने रमेश बाबू के पास गया, पर निराशा ही मिली। अब उसने संकल्प किया कि वह घर पहुंचकर जालपा को सारी स्थिति से अवगत कराकर उसके गहने मांगकर अपनी समस्या का समाधान करेगा। तो रमानाथ क्या करता है, 500 रुपये जमा करके अपने दफ्तर जाता है और रमेश बाबू से कहता है कि 300 रुपये जो है गायब हो गए हैं। तो रमेश बाबू कहता है कि नहीं, तुम्हें तो ये 300 रुपये देने ही पड़ेंगे। तो वह रमेश बाबू से भी सहायता मांगता है और रतन से भी सहायता मांगता है, परंतु उसे कहीं से भी 300 रुपये नहीं मिलते हैं। तब वह संकल्प लेता है कि वह घर जाएगा और घर जाकर के जालपा से कहेगा कि उसके गहने दो, ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। पर घर पहुंचते उसका सारा विचार, सारा संकल्प कमज़ोर पड़ गया। पुनः उसने पहले की भांति जालपा के गहने चोरी करने का विचार किया, पर यह करने का भी साहस उसमें न था। लेकिन घर जैसे ही पहुंचा, सारा संकल्प जो है चूर चूर हो गया। अब क्या सोचता है कि फिर से जालपा के गहने को चोरी कर लिया जाए, लेकिन यह कर भी नहीं पाता है। प्रातःकाल वह रमेश बाबू के पास रुपये मांगने गया, पर निराशा ही हाथ लगी। सुबह फिर जाता है रमेश बाबू के पास कि रुपये कुछ दे दो, लेकिन रमेश बाबू से भी उसे निराशा ही मिलती है। घर लौटते समय रास्ते में उसने यह निश्चय किया कि अब वह पत्र लिखकर जालपा को अपनी स्थिति से अवगत कराकर गहने की मांग करेगा। घर पहुंचकर रमानाथ ने जालपा के नाम पत्र तो लिख लिया, पर उसे दे ना सका। अब रमानाथ निर्णय लेता है कि वह एक पत्र लिखेगा जालपा के नाम से और अपनी सारी समस्याओं को बताएगा, अपनी स्थिति को समझाएगा, ताकि जालपा उसकी सहायता कर सके। घर पहुंचकर पत्र तो लिख लेता है, लेकिन जालपा को देने का साहस उसमें नहीं है, तो पत्र जो है उसके जेब में ही रह जाता है। इस प्रकार पत्र रमानाथ के कमीज के जेब में ही रह गया। इधर जालपा ने कुछ रुपये के लिए जेब में हाथ डाला तो वह पत्र उसके हाथ लग गया। तभी क्या होता है कि जालपा कुछ रुपये के लिए उसके कमीज के जेब में हाथ डालती है, तो देखते रहे एक चिट्ठी है। रमानाथ ने उससे पत्र को छीनने का प्रयास किया, तो जालपा ने उस पत्र को नहीं दिया। तो रमानाथ क्या करता है, जब देखता है कि जालपा उसके जेब में हाथ डालती है और चिट्ठी ले लेती है, तो वह क्या करता है, छीनने का प्रयास करता है, लेकिन जालपा उसे चिट्ठी नहीं देती है। अब रमानाथ को लज्जा बोध हुआ कि पत्र को पढ़ते ही जालपा को रमानाथ की वास्तविक परिस्थिति समझते देर न लगेगी, इसलिए वह तुरंत घर से बाहर निकलकर स्टेशन चला गया और बिना टिकट लिए ही कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में बैठ गया। तो अब रमानाथ को लगता है कि अगर जालपा उस पत्र को पढ़ लेगी तो रमानाथ की सारी असलियत सामने आ जाएगी। बस इसी लज्जा बोझ से क्या करता है, वह घर से तुरंत बाहर निकल जाता है और चला जाता है स्टेशन, और वहाँ पर बिना टिकट लिए ही कलकत्ता जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ जाता है। उधर जालपा को पत्र पढ़ते ही सारी परिस्थिति समझ में आ गई। देखा कि तब तक रमानाथ घर छोड़कर बाहर कहीं चले गए। वह अपनी मना स्थिति किससे कहे, यह उसे समझ में नहीं आया। तो जैसे ही जालपा पूरी चिट्ठी को पढ़ती है तो उसे सारी बात समझ में आती है। तब तक देखती है कि रमानाथ घर में नहीं है, तो वह अपनी स्थिति किसे कहे। बिना देर किए वह चुंगी दफ्तर के रमेश बाबू के पास पहुंची तो मालूम हुआ कि रमानाथ ने 300 रुपये का गबन किया है। जालपा ने अपने गहने बेचकर यह रकम चुका दिया। तो जालपा जैसे ही चिट्ठी पढ़ती है, वह क्या करती है, बिना देर किए पहुंच जाती है चुंगी दफ्तर। वहाँ रमेश बाबू से मिलती है तो सारी परिस्थिति समझ में आती है कि रमानाथ ने 300 रुपये का गबन किया, और तब क्या करती है, वह अपने गहने बेचकर उस रुपये को चुका देती है। इस प्रकार सरकारी रकम चुकाकर वह घर पहुंची तो देखा कि रमानाथ अभी तक घर नहीं आए थे। रमानाथ की माँ भी इन सारी बातों को सुनकर चिंतित हो उठी। सभी लोग रमानाथ के बारे में तरह तरह की बातें कहने लगे थे। दयानाथ बाबू ने अपने बेटे रमानाथ के आत्महत्या कर लेने की बात सोचते हैं, तो रमेश बाबू और रतन पराई स्त्री के प्रेम में फंसने की बात। तो इस प्रकार से सरकारी रकम को चुकाकर जालपा जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है रमानाथ अभी तक घर नहीं आए हैं। सभी चिंतित है, कि माता भी चिंतित है। सभी लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। रमानाथ के पिता यह सोचते हैं कहीं उसने आत्महत्या ना कर ली हो। रमेश बाबू और रतन सोचते हैं कि कहीं पराई स्त्री के प्रेम में ना फंसे हो। पति पलायन जालपा ने अपने पति के पलायन का मूल कारण स्वयं को माना।
उसे स्वयं से नफरत होने लगी। उसने अपने कंगन रतन के हाथों बेचकर प्राप्त रुपया दयानाथ को दे दिया ताकि शराब का ऋण चुका दिया जाए। तो यहाँ पर जो है जालपा जो है बुद्धिमती है, अत्यंत समझदार है, इस बात को लेखक ने बतलाया है। जालपा अपनी गलती को समझ जाती है कि उसके पति जो घर छोड़कर चले गए हैं उसका मूल कारण वह स्वयं है, क्योंकि उसके गहनों के प्रति जो आसक्ति थी उसने आज रमानाथ को मजबूर किया रुपया गबन करने के लिए। वह तुरंत क्या करती है, अपने कंगन को रतन के हाथों बेच देती है और रुपया अपने ससुर दयानाथ को देती है कि शराब के रुपये चुका दिए जाए, यानी गहने की दुकान में जाकर रुपया दे दिया जाए। अब तो उसे अपने वस्त्र व आभूषणों से विरक्ति उत्पन्न हो गई। एक दिन प्रातः बेला में उसने अपने कीमती वस्त्रों को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। अब जालपा को अपने गहनों से, अपने अच्छे अच्छे कपड़ों से क्या विरक्ति उत्पन्न हो गई। उसने क्या किया, एक दिन सुबह के समय अपने सारे कीमती वस्त्र को पोटली में बांधा, उसे गंगा नदी में बहा दिया। इस कार्य को करने से पूर्व रतन ने उसे बहुत समझाया और मना भी किया, पर उसने एक न सुनी। इस प्रकार उसने वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना शुरू किया और इस प्रकार जालपा अब अपना वैराग्यपूर्ण जीवन जीना आरंभ करती है। जब इस बात की खबर जालपा के पिता मुंशी दीनदयाल को मिली तो वे वहां आकर जालपा को अपने संग ले जाना चाहा, पर जालपा ने पिता के घर जाना अस्वीकार किया और अन्य कोई आर्थिक सहायता लेना भी नामंजूर किया। देखिए जालपा कितनी समझदार है। घर के सभी लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर रमानाथ कहाँ गया। समाचार पत्र में यह खबर छपवा दी गई कि उसके बारे में खबर देने वाले को 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। फिर भी रमानाथ का कुछ पता ना चला। अब सभी लोग परेशान हैं कि रमानाथ आखिर गया तो कहाँ गया। तो क्या किया जाता है, एक पेपर में विज्ञापन दे दिया जाता है कि जो कोई भी रमानाथ की खबर ला कर देगा उसे 500 रुपया इनाम दिया जाएगा। फिर भी रमानाथ के बारे में कोई खबर नहीं मिलती है। इस प्रकार जालपा एक अभागिन का जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हो गई। तो यह है जालपा की स्थिति। अब देखते हैं दूसरी तरफ कि आखिर रमानाथ गया तो कहाँ गया। दूसरी तरफ रमानाथ की मुलाकात गाड़ी में देवीदीन खटीक, जिसकी उम्र 60 वर्ष है, उससे हो गई। देवीदीन अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान त्रिवेणी स्नान करके इस गाड़ी से अपने घर कलकत्ता वापस जा रहा था। देवीदीन उदार, धर्मपरायण, देशभक्त तथा उसके सभी संतानों की मृत्यु समय से पूर्व हो गई थी। अब उसके साथ उसकी पत्नी जग्गो थी। कलकत्ता में जग्गो सब्जी बेचा करती थी। रेलगाड़ी में टिकट चेकर द्वारा टिकट चेक किए जाने पर रमानाथ की गाड़ी से उतर जाने की नौबत आ गई तो देवीदीन को उस पर दया आ गई और उसने रमानाथ के रेल का किराया दे दिया। इस तरह उसने उसे जेल जाने से बचा लिया। तो रमानाथ तो बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गया था। तो क्या होता है, टिकट चेकर आएगा तो टिकट मांगेगा। तो रमानाथ के पास तो टिकट है ही नहीं, तो उसे गाड़ी से उतारने की बात हो रही थी। तो तभी देवीदीन खटीक जो है वह उसकी सहायता करता है। तो देवीदीन कौन है, वह 60 वर्ष का है, खटीक जाति का है, बहुत ही उदार है, सहृदय है, देशभक्त है और उसकी पत्नी का नाम जग्गो है जो कलकत्ता में सब्जी बेचती है। उसके जो संतान है उसकी मृत्यु समय से पूर्व हो गई है। तो रमानाथ का कलकत्ता में कोई न था, अतः देवीदीन ने उसे अपने घर में आश्रय दिया। तो रमानाथ कलकत्ता जा तो रहा है लेकिन वहाँ उसका कोई नहीं रहता है। आखिर वह जाएगा तो किसके पास जाएगा। तो देवीदीन खटीक जो है उसे अपने घर में ही आश्रय देता है। रमानाथ ने देवीदीन खट्टी के घर आश्रय लिया, परंतु पुलिस के भय से कभी भी घर से बाहर न निकलता था। कुछ दिनों बाद उसने अपने बीते जीवन और रुपये गबन की बातों का जिक्र देवीदीन से किया। देवीदीन और उसकी पत्नी जग्गो रमानाथ को अपना पुत्र सा स्नेह करते थे। तो देवीदीन के घर में रहते हुए रमानाथ जो है कहीं बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उसको डर लगता था कि अगर बाहर निकलेगा तो पुलिस पकड़ लेगी। और धीरे धीरे करके वह देवीदीन को सारी सच्चाई बताता है कि कैसे उसने रुपये का गबन किया है और कैसे वह पुलिस के डर से भाग आया है। कुछ और दिन बीतने के बाद रमानाथ संध्या समय वाचनालय जाना प्रारंभ किया। तो पहले तो वह घर से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन अब जो है वह धीरे धीरे वाचनालय यानी पुस्तकालय जाना शुरू किया। पुस्तकालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं। जिससे उसके मन में व्याप्त शंका, भय धीरे धीरे दूर हो सके, क्योंकि उसके मन में एक डर बैठा हुआ है कि वो बाहर निकलेगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। तो इसी डर और शंका को वह कम करने के लिए धीरे धीरे घर से बाहर निकलना शुरू किया। तो सबसे पहले कहाँ गया, लाइब्रेरी गया यानी पुस्तकालय। एक दिन की बात है कि वाचनालय से लौटते वक्त उसे एक विज्ञप्ति पढ़ने को मिली, जिसमें रमानाथ की खबर लाने वाले को 500 रुपये इनाम का उल्लेख था और यह विज्ञप्ति दयानाथ ने प्रकाशित करवाया था। तो एक दिन की बात है, जब वह वाचनालय से लौट रहा था तो अचानक उसकी नज़र एक विज्ञापन पर पड़ती है, जिसमें लिखा था कि रमानाथ की खबर
देने वाले को 500 रुपया इनाम मिलेगा। और यह विज्ञापन किसने दिया था? उसके पिता दयानाथ जी ने। इसी तरह एक दिन उसने रतन को वाचनालय में देखा, पर लज्जावश उससे मुलाकात नहीं किया। इतना ही नहीं, वह चाहकर भी अपने परिवार की जानकारी, अपने केस के बारे में कोई जानकारी नहीं ले पाया। रमानाथ ने कई बार सोचा कि वह स्वयं को पुलिस के हवाले कर दे। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि वह खुद पुलिस को सौंप दे, पर हिम्मत व साहस के अभाव में वह ऐसा नहीं कर पाया। उसे अपना अज्ञातवास ही उचित प्रतीत होने लगा। देवी दिन खटीक के घर रहते हुए 2 महीने और भी बीत गए। तो एक दिन वह पुस्तकालय में किसको देखता है? रतन को देखता है। लेकिन लज्जावश क्या है, उससे भेंट नहीं करता, ना ही अपने परिवार के बारे में पूछता है। तो वह सोचता है कभी कभी ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि वह अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन उसके अंदर साहस और हिम्मत की कमी है, वह ऐसा नहीं कर सकता है। फिर उसे लगता है कि यहाँ पर जो अज्ञातवास में जीवन यापन कर रहा है यही अच्छा है, क्योंकि उसे पुलिस नहीं पकड़ कर ले जाएगी। और इस तरह से और 2 महीने व्यतीत हो गए। एक दिन सर्दी के मौसम में सेठ करोड़ीमल के तरफ से भिखारियों को कंबल बांटे जा रहे थे। वहाँ पर मुनीम जी के आग्रह पर रमानाथ ने भी एक कंबल लिया, परंतु इस कार्य से उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँची। अब देखिए क्या घटना घटित होती है। सर्दी का मौसम है, बड़े बड़े सेठ लोग क्या करते हैं? सर्दी के मौसम में गरीबों को, भिखारियों को कंबल बांटते हैं। तो ऐसे एक सेठ जिसका नाम क्या है? करोड़ीमल, वह भिखारियों को कंबल बांट रहा है। तो उसके मुनीम के आग्रह पर क्या करता है रमानाथ? एक कंबल ले लेता है। तो कंबल लेने के बाद रमानाथ को लगता है कि उसका स्वाभिमान तो समाप्त हो गया, वह तो भिखारी की तरह बन गया है। तभी तो भिखारियों के साथ लग करके एक कंबल ले लिया। अब वह निश्चय करता है कि अब वह काम करेगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा। तब उसने यह निश्चय किया कि अगले दिन ही काम की तलाश में घर से निकलेगा। वह पहले ही अपने द्वारा रुपये गबन की घटना का भी जिक्र देवी दिन से कर चुका था। तो वह निश्चय करता है कि अगले दिन ही वह काम की तलाश में निकलेगा, क्योंकि वह रुपये गबन की बात तो पहले ही बता चुका है देवी दिन से। पुलिस द्वारा पकड़े जाने की आशंका उसे सदैव रही थी। देवी दिन इन बातों को सुनकर पुलिस से भयभीत हुआ। तो उसके मन में तो सदैव आशंका थी कि पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी, और देवी दिन भी जो है पुलिस के नाम से थोड़ा भयभीत हुआ। परंतु दूसरे ही क्षण देवी दीन ने यह सोचा कि रुपये में बहुत ताकत होती, अतः उसने अपने भय पर विजय प्राप्त कर लिया। देवी दीन रमानाथ को अपने साथ लेकर प्रयाग उसके घर जाना चाहता था। उसने रमानाथ से भी यही कहा कि वह अपने घर वालों से मिले और उन सब की चिंता दूर करे। तो देवी दीन को तो भय हुआ कि कहीं पुलिस पकड़ कर ले जाएगी रमानाथ को, लेकिन अगले ही क्षण वह सोचता है कि रुपये में बहुत ताकत है। और इसके बाद जो है देवी दिन चाहता है कि वह रमानाथ को लेकर उसके घर जाए, और रमानाथ से कहता भी है कि वह अपने घर जाए, अपने परिवार के लोगों से मिले, उनकी चिंता को दूर करे। रमानाथ अपने घर जाने को तैयार हो गया। देवी दीन ने उसके लिए नए वस्त्र बनवा देने की भी बात कही, परंतु फिर पुलिस द्वारा पकड़े जाने के भय से रमानाथ ने अपना घर नहीं जाना चाहा। उसने कलकत्ता में देवी दीन के पास ही रहने का निश्चय कर लिया। तो रमानाथ जो है निश्चय करता है कि वह अपने घर जाएगा। देवी दीन उसके लिए नए वस्त्र बनवाने की बात करता है, लेकिन फिर रमानाथ के मन में यह भय व्याप्त हो जाता है कि कहीं पुलिस पकड़ न ले। इसलिए वह क्या करता है? निर्णय लेता है कि वह देवी दीन के पास ही रहेगा। तो यह है अध्याय 14 से लेकर अध्याय 26 तक की कथा। उम्मीद करती हूँ कि गबन उपन्यास की यह कथा आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।